बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष एपिसोड में। खबरों की खबर देख रहे हैं आप सीधे पटना से। इस वक्त बात करेंगे बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसका इंतजार इतने दिनों से हो रहा था। अब पर्दा उठ चुका है। 2 चरणों में मतदान है, 6 नवंबर और 11 नवंबर और 14 तारीख को, जो कि बाल दिवस का दिन है, उसमें पता चल जाएगा कि कौन बिहार के नए राज्य में बिहार की इस नई सरकार का मुखिया होने वाला है। सब कुछ तय हो चुका है। आज दोपहर में करीब 4 बजे के आसपास इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें सीईसी और अपनी पूरी टीम ने मिलकर तारीखों का ऐलान कर दिया। तमाम निटी-गिटीज बता दी। पहले क्या तैयारियां हैं चुनाव आयोग की, वो देख लेते हैं और फिर मेहमानों के साथ, यहाँ मैं मरीन ड्राइव पे खड़ा हुआ हूँ पटना में, इनके साथ चर्चा करते हैं। बिहार के चुनावी रण में इन महारथियों की हुंकार और बढ़ने वाली है, क्योंकि चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि फाइनल मतदाता सूची सभी राजनीतिक दलों को दी जा चुकी है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी रह गई हो तो अपील फाइल की जा सकती है। किसी का नाम छूट गया हो तो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक इसमें सुधार कराया जा सकता है। ये जानकारी भी दी गई है कि अब चुनाव आयोग के ऐप के जरिए वोटर सीधे अपने बीएलओ से बात कर सकता है। या कोई भी व्यक्ति ECI नेट ऐप को डाउनलोड करता है और अगर अपने एपिक नंबर डिटेल को डालता है, वोटर कार्ड के नंबर को डालता है, तो वो अपने बीएलओ से बात कर सकता है। साल 2020 में बिहार में 3 चरणों में चुनाव हुए थे, जबकि 2015 में 5 फेज में मतदान हुआ था। 2020 में 20 अक्टूबर से 7 नवंबर तक वोटिंग हुई थी, जबकि 2015 में 12 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। 2020 में 10 नवंबर को नतीजा घोषित किया गया था, जबकि 2015 में 8 नवंबर को रिजल्ट आया था। जो भी हो, बिहार के करीब 7.5 करोड़ मतदाता लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में भागीदारी के लिए तैयार हैं। मुकाबला शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। आइए अब शुरुआत करते हैं। मैं परिचय करा दूं सबसे पहले आपका, कौन कौन लोग यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले चौरसिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप विधायक हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सारिका पासवान जी हैं, RJD की प्रवक्ता, फायर ब्रांड प्रवक्ता ऐसा बोलना चाहिए, इनकी आवाज़ बगैर माइक के बहुत दूर तक जाती है। राजेश राठौर जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथी प्रभाकर, हमारे साथी पटना में हमारा सब कुछ NDTV को चला रहे हैं आज की तारीख में। भाई प्रभाकर बाबू, स्वागत है आपका। और आप सबके प्यारे बाबा मनोरंजन भारती, दिल्ली से लेके पटना तक और संसद से लेके विधानसभा तक हर जगह अपनी दखल रखते हैं। कुछ और मेहमान जुड़ेंगे, उनके साथ भी हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन शुरुआत करना चाहता हूं पहले राजनीतिक जानकारों से, फिर राजनीतिक बयानबाजी पर आता हूं। शुरुआत करता हूं प्रभाकर आपसे। प्रभाकर, क्या लगता है 2 चरण, 14 तारीख को चुनाव, 22 तारीख के पहले नई विधानसभा बननी है। आज हम 6 अक्टूबर की रात को बात कर रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है? कुछ नाम मत लीजिएगा वरना आप पे आचार संहिता लग जाएगी। जी बिल्कुल, नाम मैं नहीं लूंगा, और नाम लूंगा तो दोनों दल के लोग खड़े हैं, दोनों दल के लोग खड़े हैं और ये मुझे छोड़ेंगे नहीं इस बात के लिए। लेकिन इतना मैं बता दूं कि इनके खेमे में, यानी कि जो इंडिया अलायंस का खेमा है, उसमें थोड़ी तैयारी अभी बाकी है। इनका सीटों का मामला अभी फंसा हुआ है। इधर भी कहा हुआ है इनका, मैं बता रहा हूँ, इनके पर भी आ रहा हूँ मैं। इनके सीटों का मामला थोड़ा फंसा हुआ है और ये काफी हार्ड बार्गेन कर रहे हैं। ये मतलब राजेश राठौर की पार्टी यानी कि कांग्रेस हार्ड बार्गेन कर रही है और ये सीट चुनिंदा मांग रहे हैं। एक तो संख्या पर मामला फंसा है, दूसरा चुनिंदा सीटों का बात है। और लगातार पिछले 24 घंटे से, 36 घंटे से इनकी मैराथन मीटिंग्स चल रही है। अभी तक मामला सेटल नहीं हुआ है। इनके मामले में, संजीव चौरसिया जी के मामले में, एनडीए के मामले, यानी कि एनडीए के मामले में, यानी कि भाजपा के मामले में चिराग पासवान जो अभी भी टफ प्ले कर रहे हैं और उनको अभी तक ये सेटल नहीं कर पाए हैं। संख्या वो जो मांग रहे हैं वो संख्या शायद ये देने की स्थिति में नहीं है। तो कुल मिला के दोनों दल जो है, मनीष जी भी हमारे साथ आ गए, तो कुल मिला के जो दोनों खेमे हैं वो संख्या बल की जो बात है उस पर अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, सीटों के नंबर पर स्ट्रगल कर रहे हैं और उसके बाद जो है किस पार्टी को कौन सी सीट जाएगी वो मामला भी अभी फंसा हुआ है। बाबा, आपकी टिप्पणी? सीट बता देता हूँ, मतलब नंबर्स। अच्छा, किसके? महागठबंधन के पहले। आप ही तय कर रहे हैं क्या? आप इसीलिए पहले से पटना में आ गए? देखिए, जो सीटें लड़ी जाएंगी इस बार, आप प्लस माइनस 5 कर लीजिएगा। अच्छा, ठीक है।
आरजेडी इस बार थोड़ी सेक्रीफाइस कर रही है। आरजेडी नहीं, जितने भी महागठबंधन के दल हैं वो थोड़े थोड़े सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि उनके बीच एक नया दल आया है मुकेश सहनी का, और राहुल गांधी का ये मानना है कि मुकेश सहनी को साथ रखना जरूरी है, क्योंकि अति पिछड़ा वोट बैंक जो है उसको टारगेट करना चाहते हैं राहुल गांधी। इसलिए जब जिस दिन CWC थी तो उस दिन अति पिछड़ा का एक सम्मेलन भी किया गया था, और आपने देखा होगा कि पूरे वोट अधिकार यात्रा में मुकेश सहनी को वो साथ रखेंगे। तो जो सीटों का आंकड़ा आ रहा है कि 30 के आसपास मुकेश सहनी की सीटों की बात चल रही है। कांग्रेस जो है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 50 से 55 सीट ही लड़ रही है, 70 सीट नहीं लड़ रही है। लेफ्ट पार्टी को 29 से 30 सीट के आसपास में मिलेगा, और आरजेडी जो है 125 सीट लड़ेगी। ये मोटा मोटा आंकड़ा है, इसी पे बात चल रही है। जो बात प्रभाकर ने कही कि कौन सी सीटें लड़ी जाएगी, इस पे बात ज्यादा तवज्जो दी जा रही है कि जो विनिंग सीट। चाचा पासवान नहीं है इसमें? चाचा पासवान और जेएमएम, उनको 2 सीट जो है वो चाचा पासवान को देने की बात चल रही है। अलौली की 1 सीट और 1 सीट जो है वो किसके कोटे से जा रही है? वो आरजेडी के कोटे से जाएगी, और जेएमएम को भी 2 सीट देने की बात एक चल रही चीज है। और, ओवैसी इस खेमे से बाहर है। ओवैसी इस खेमे से बाहर है। आज भी मैंने ये जानकारी लेने की कोशिश की कि क्या हो सकता है, ओवैसी को आप अपने साथ रख सकते हैं। मुझे अभी तक कोई इंडिकेशन तो नहीं नुकसान करेंगे ओवैसी पिछली बार की तरह सीमांचल में। आप इस बात को माने नहीं माने, लेकिन ये सच्चाई है। ओवैसी वोट काटेंगे, कितना काटेंगे इस बार शायद आरजेडी को लगता है कि मुस्लिम उनको वोट करेगा, और शायद ये भी लगता है कि ओवैसी का जो विधायक जीतेगा वो तो बीजेपी को वोट करेगा नहीं फ्लोर पे, तो शायद इसलिए भी वो नहीं जाना चाहते। ये तो महागठबंधन की बात हो गई। एनडीए की सीटें बता रहे हैं क्या कि मैं सीधे आप उनसे पूछ लो, वो सारा डिपेंड करेगा कि चिराग पासवान कितना स्पेस छोड़ते हैं। चिराग पासवान को 20 से 25 सीटें ऑफर की जा रही है। नेचुरली वो उसके लिए तैयार नहीं है, हार्ड बार्गेनिंग वहां पे भी हो रही है, लेकिन चूंकि चिराग पासवान के पास रूम प्ले करने के लिए नहीं है, क्योंकि केंद्र में मंत्री हैं और वो भी कैबिनेट मंत्री हैं, इसलिए उनको अभी कहा जा रहा है कि भाई तुम इस पे मान जाओ। एक और ऑफर दिया गया था कि राज्यसभा भी देंगे, राज्यसभा की बात उन्होंने शायद नहीं मानी है, वो सीट पे ज्यादा आ रहे हुए हैं। देखते हैं कब तक इनका। अभी भी मतलब आज 6 तारीख हो गई है, चीजें फंसी हुई हैं, चुनाव की तारीखें घोषणा हो चुकी है। चौरसिया साहब, सवाल मेरा आप ही से, इतना पुराना गठबंधन है, इतने सालों के आप साथी हैं, फिर आखिरकार क्यों सहमति नहीं बन पा रही है? कहाँ मामला फंसा हुआ है? सब सहमति बन गई है, समय का इंतजार कीजिए, हर चीज तुरंत मतलब ध्यान में आ 14 तारीख जाएगा। का? कोई चीज का नहीं है, समय पे सब हो जाएगा ना। महागठबंधन की तरह जिस प्रकार से पदों के लिए पहले से डिक्लेयर करते हैं कि हमको ये बनना है वो बनना है, क्योंकि उनकी पद की लालसा की गठबंधन है। यहाँ बिहार के विकास के लिए गठबंधन पूरी तरह से है कि बिहार का विश्वास इसलिए है कि जनता का विश्वास है, तो ये बिहार का विकास, जनता का विश्वास, इसलिए इंतजार कीजिए, सब समय पर क्लियर हो जाएगा। जो महागठबंधन की बात है टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, समय पर आप देखिएगा कि क्या कहाँ सब समय से बड़ा बलवान आ जाएंगे आपके पास। लेकिन अभी इतनी बता दीजिए, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं आपको, पूरी दुनिया मैं अभी भी कह रहा हूँ कि सब ठीक है। सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो मैंने पूछा ही नहीं, आपने पहले ही बोल दिया। क्या बीजेपी छोटी पार्टी के तौर पे लड़ेगी जेडीयू के सामने? इतना तो सहमति बन गई होगी। यही कहा कि समय पर सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्य एक है, बिहार का विकास जो हमने किया है उसी विकास के लिए आगे बढ़ने का काम। सवाल का जवाब नहीं आया। सब जवाब है, सिंपल सा जवाब है। लक्ष्य कुछ और है, लक्ष्य सबका यही है, लक्ष्य यही है कि बिहार का विकास, बिहार का विकास जो हमने दिया है, जो रहेगा, ये सबसे बड़ी बात है। लक्ष्य क्या बीजेपी का ये है कि हमारा सीएम बने, जैसा कि कहा जा रहा है 2025 फिर से नीतीश, इसमें कहीं कोई वेरिएशन नहीं है, एकदम स्पष्ट है मामला। आप संतुष्ट हैं सर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट हैं। और क्या बड़ा पार्टी बनकर लड़ना नहीं चाहिए? नहीं, देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, एनडीए चिराग पासवान जी हो, मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, सब लोगों ने एक सुर में कहा है कि बिहार का नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव जाएंगे। तो बड़ा भाई छोटा भाई जब बात कर रहे हैं, सुनिए, मैं अब सवाल सुनिए। आप जब इतने कॉन्फिडेंट हैं तो आपको अनंत सिंह की जरूरत पड़ती है, जब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो आपको पवन सिंह की जरूरत पड़ती है। क्यों भाई? नहीं, जरूरत हमें नहीं पड़ती है। पवन सिंह जी देखे होंगे, वो हमारे हम एनडीए परिवार, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में सब लोग आस्था रखते हैं। तो सब लोगों को यह एहसास है कि बिना नीतीश कुमार जी, बिना नरेंद्र मोदी जी, बिना चिराग पासवान जी, बिना मांझी जी, बिना उपेंद्र कुशवाहा जी के नैया पार नहीं हो सकती। बिहार जो आज इतना आगे बढ़ गया, जहां पवन सिंह, मतलब पवन सिंह जरूरी है। नहीं, पवन सिंह जी बार नुकसान हुआ बिहार के विकास के लिए पवन सिंह जी को यह
एहसास हुआ कि हमें एनडीए में जाना चाहिए, इसलिए वो आए हैं हमारे साथ। और हमारे एनडीए शुरू से ही भाजपा में रहे, कब नहीं थे भाजपा में? हम कह रहे हैं कि नहीं थे, हम तो कह ही रहे हैं कि एनडीए में थे, लेकिन बीच में कुछ नाराजगी हुई थी। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि जो गलती लोकसभा चुनाव में हुआ, जिसका फायदा भाई तेजस्वी जी और कांग्रेस पार्टी को मिली, वो गलती ना दोहराना चाहते, फिर से वो आगे एनडीए के साथ। चलिए, अब आपने नाम ले ही लिया है महागठबंधन का, तो दोनों साथी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये आपका जो मिशन था सारिका जी, जो आरजेडी का मिशन था नौकरी दिलाने का, अगर वो पूरा कर दिया है आपके कहने के बाद, इन्होंने पूरा कर दिया, तो जनता तो इन्हीं के पास जाएगी ना, आपको क्यों वोट करेगी? देखिए 20 साल से जिनकी सरकार है वो कहते हैं कि बिहार जो है इस बार विकास के लिए वोट करेगा। तो क्या बिहार में पलायन रुक गया? क्या बिहार में रोजगार सबको मिल गया? क्या बिहार में हत्याएं नहीं हो रही हैं? क्या माता और बहनों का बलात्कार नहीं हो रहा है? क्या अरे बिहार में क्या किया आपने 20 सालों में, बोल पाएंगे क्या? अरे ले जाएंगे आपको आइस युग में क्या होता था उस समय बिहार में। ये देखिए, ये जो दीघा पुल है, दिख रहे हैं ना, दरार है, इन्हीं की देन है ये। 13 दिन में 13 पुल जो ढहे इन्हीं के दिन है। प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि नीतीश जी 56 घोटालों की आपकी पर्ची में अपने कुर्ते के पॉकेट में लेके घूम रहा हूं। 100 से भी ऊपर के घोटाले जो है बिहार में हो चुके हैं। इंजीनियर्स के घर में 100 करोड़ 200 करोड़ आज बरामद हो रहा है, लेकिन रोजगार आज तो नहीं है। तमंचाएं सड़कों पे लोग आज लहरा रहे हैं। अरे बोल लीजिएगा, 20 साल में तो आप क्या किए ना, आपका पोल खोल देंगे तो आप लोग को बुरा लग जा रहा है। अरे आप लोग, अरे आप ही अपने विकास की बात कर लीजिए ना। 20 साल में बता दीजिए, रोजगार दे दिए क्या? अरे रोजगार दे दिए, पलायन रोक लिए, हत्याएं नहीं हो रही है ना, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है ना। अरे बकते रहिए आप, 20 साल में ये किए, वो किए, दिस किए, डैट किए। अरे बिहार की जनता देख लिया, भाजपा और जदयू की डबल इंजन की सरकार ने बिहार को जो नारकीय स्थिति पैदा कर दी है वो है। एक मिनट चौरसिया जी, मैं आपको मौका दूंगा। अभी एक ओपनिंग कमेंट ऋषि जी का रह गया है, सबने बोल लिया। एक बार ऋषि मिश्रा जी को सुन लेते हैं। और ऋषि मिश्रा जी न्यूट्रल एम्पायर हैं, ये किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हुए। ऋषि जी, आपने सबको सुना, मैं आपकी टिप्पणी जानना चाह रहा हूं। आज जब 6 अक्टूबर हो रहा है और अगले 1 महीने के भीतर आप वोट पड़ने वाला है, तो क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है? किसी के पक्ष में हवा नहीं है। यदि आप देखेंगे तो किसी के पक्ष में हवा मुझे नहीं दिख रहा है। यही प्रशांत किशोर भी बोलते हैं, क्या उनके पक्ष में है? प्रशांत किशोर का अपना एंगल होगा। आप ये देख लीजिए कि यदि आप दोनों गठबंधन की बात करें तो 90 में जब लालू जी आए तब भी बिहार सबसे निचले पायदान पे था। आप देख लीजिए, डेवलपमेंट के तमाम इंडेक्स को आप उठा के देख लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो तथ्य है, कंटेंट है, मैं उसके आधार पे कह रहा हूँ। नीतीश कुमार जी 2005 में आए, नो डाउट बहुत से कोई सरकार जो होती है कुछ न कुछ करती है, लेकिन वर्तमान में देखिए, आज भी आप देख लीजिए 28 राज्यों की सूची में बिहार कहाँ है। पलायन की स्थिति देखिए, तमाम चीज़ें जो देखिए, प्रशांत किशोर जो मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। महागठबंधन में देखिए, तो क्या इस बात को मैं ऐसे कह सकता हूँ ऋषि जी, इस बात को ऐसे कह सकता हूँ कि ये जो चुनाव है बिहार का, ये बिहार का जो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम वोटर है, जो मिलेनियल जिसको कहा जाता है, जिसको जेन जी कहा जा रहा है आजकल की। मैं जेन जी जानबूझ के नहीं बोलना चाह रहा था क्योंकि उसके साथ एक नेगेटिव कॉनोटेशन जोड़ दिया गया है। क्या ये चुनाव की दिशा तय करेंगे? 20-22 साल के युवा जो फेज का जो वोटिंग होगा, जो फर्स्ट फेज का जो टाइम पीरियड फिक्स किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और वो एक्स फैक्टर होंगे, जो युवा जो पहली बार वोट करेंगे या 40 मतलब 18 से 40 के एज के जो वर्ग है, वो एक्स फैक्टर होगा। वो किधर वोट करते हैं ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग। पर ये लोगों तो ऐसे मैं एक बात और क्या खत्म करूंगा, लेकिन जेडीयू के लिए या बीजेपी के लिए एक सकारात्मक चीज ये है, हालांकि उन्होंने यदि महागठबंधन के भाषा में कहें तो बड़ाई भी कर सकते हैं। 1,57,00,000 वोट मिले थे एनडीए को, और 1,21,00,000 महिलाओं को उन्होंने डायरेक्ट 10,000 कैश ट्रांसफर किया। इस चीज को समझना होगा। दूसरी बात, और ये कैश अभी जाता रहेगा, चुनाव के दौरान भी जाएगा। अब ये तो ये लोग है ना, ऐसा चल रहा है ना चुनाव के। मैं पूछूंगा, बात कहूंगा, राजद के प्रवक्ता बैठे हैं और राजेश जी हमारे पुराने मित्र यहाँ पे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कुटुंबा से चुनाव लड़ने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष का सीट है और राजद वहाँ अपना उम्मीदवार वहाँ पे घोषित कर देती है। वो वहाँ पे अलग मीटिंग होता है, महागठबंधन का मीटिंग नहीं होता है।
कांग्रेस एलाइज इंपॉर्टेंट एलाइज पार्टनर है। और ये कुछ बोल रही हैं आप ये आप राजेश राम जी से पूछिएगा, अरे। राजेश राठौर जी से पूछिएगा। हाँ। ऑन कैमरा नहीं बोलेंगे, ऑफ कैमरा अच्छा, ऑफ कैमरे की बात है, आप ऑन कैमरा बता रहे हैं। वो तो बड़ी जानकारी आपकी अधिक है भाई कि ऑफ कैमरा की बातें ये ऑन कैमरा बता रहे हैं। हमारे पार्टी उसके सीट पे राजद की दावेदारी कहीं न कहीं आप गठबंधन तो कर रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री नहीं है। बड़ा दिल दिखाना होगा तेजस्वी यादव को। यदि आपको मुख्यमंत्री बनना है तो बड़ा दिल दिखाना होगा। ऐसे नहीं चलेगा कि आप 60 सीट दे दिए और प्रदेश अध्यक्ष टेबुल एक बागी उम्मीदवार उतार दिए। ये नहीं चलेगा। ये चलेगा तो इससे गठबंधन को नुकसान होगा। आप लग रहा है गठबंधन के हितैषी हैं। नहीं, हितैषी नहीं है, ऐसा लग रहा है, बहुत चिंता है आप। नहीं, मैं ऑब्जर्वेशन बताया हूँ। बाबा जी, ये बात सही है कि जो कुटुंबा सीट है उसको लेकर के कंट्रोवर्सी विवाद चल रही है। हाँ, हाँ। विवाद चल रही है। बिल्कुल। आज सुबह भी हमने ये स्टोरी की थी। हाँ। लेकिन फाइनली कांग्रेस ने अपना राजेश राम को अनऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है। उनकी सीट बच गई बच इनके गई प्रदेश है, अध्यक्ष की सीट लेकिन बच ये गई। बात भी सच है कि आरजेडी वो सीट अपने पाले में चाहती थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और वहाँ के जो आरजेडी के जिला अध्यक्ष थे वो रेबल कर गए थे। मैं एक चीज पूछना चाहूँगा प्रभाकर आपसे, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है, अक्सर देखिए आप अपने आसपास देखिए जो लोग खड़े हैं ये मैक्सिमम लोग 20, 25, 30 साल की उम्र वाले लोग हैं। क्या यही डिसाइड करने वाले हैं बिहार का फ्यूचर? और इन लोगों ने क्या तेजस्वी का या लालू यादव का जो शासन है, जो कहा जाता है जंगल राज वाला, क्या ये इम्पैक्ट पड़ेगा जो बार बार बीजेपी जेडीयू याद दिलाती है? जब भी चुनाव आता है तो आप देखेंगे कि ये जंगल राज की बात करते हैं, ये यानी एनडीए। तो बेसिकली जो ये जनरेशन है, जो 25 साल और 20 साल का जनरेशन, इन्होंने देखा नहीं लालू का राज, तो उसे बेसिकली वो पुरानी फिल्म दिखाई जाती है। वो पुरानी जो 25 साल पुरानी वाली फिल्म है वो दिखाई जाती है कि ये जान सकें। इनके पिताजी ने वो राज वो समय देखा हुआ है, इन्होंने नहीं देखा है। तो ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि देखिए ये है, और अगर आपने वोट दिया तो ये राज वापस आ सकता है। जैसा ये मैडम बता रही हैं कि बच्चों को बताएंगे, बच्चों को बताने का कर्तव्य है। तो ये हर चुनाव में होता है, चाहे वो लोकसभा की बात हो, विधानसभा की बात हो। लेकिन इस बार के चुनाव में सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि युवा और महिला ये दो केंद्र में रहे हैं। और चाहे आप एनडीए की बात करें या महागठबंधन की बात करें, ये दोनों जो दल हैं या दोनों जो कुनबे हैं, ये इन्हीं की बात कर रहे हैं। ये महिलाओं और युवाओं की बात कर रहे हैं। तो जीते कोई भी, मेरा मानना है कि ये दो जो हैं महिला और युवा, इनका भला होने जा रहा है। राजेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए, फिर मैं। प्रभाकर जी ने ठीक बात कही है कि अब बीच से मैडम की आवाज आ रही थी कि बच्चों की पुरानी बात बताएंगे। और आप इससे पहले बड़ी एक अच्छी बात कहें कि जैन जी एक प्रचार आया था मोबाइल का कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। जैन जी के मुट्ठी में दुनिया है। जब वो मोबाइल खोलता है हाथ से तो देखता है कि क्या वो प्रचार कर रहे हैं, बिहार कहाँ है आज। जब तुलना करता है अन्य राज्यों से तो बिहार सबसे पीछे रहता है। उसी पर जैन जी वोट करेगा। और जैन जी का कारण ही है कि बिहार में और देश में नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिरा, यहाँ नीतीश कुमार का ग्राफ गिरा, और जैन जी निश्चित तौर पे देश और मैं 1 मिनट रोक रहा हूँ। मेरे साथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा साहब भी जुड़ रहे हैं। विजय सिन्हा साहब के साथ हमने एक बातचीत रिकॉर्ड की कुछ देर पहले, वो सुन लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजय सिन्हा जी का क्या दावा है इस चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद? मेरे साथ इस वक्त बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा साहब जुड़ रहे हैं। सिन्हा साहब शुक्रिया, धन्यवाद। पहला सवाल तो यही, अब तारीखों की घोषणा हो गई है, कैसी तैयारी है एनडीए की? तो देखिए, हम लोग लोकतंत्र के महापर्व की तैयारी तो पहले से ही कर रहे थे, और चुनाव निर्धारित समय पर अनुमानित था ही कि चुनाव नवंबर में होगा, तो उस हिसाब से हम लोग काम भी कर रहे थे। पर एक बात बताइए, आपका अलायंस तो इतना पुराना है, इतने सालों से आप साथ में हैं, जेडीयू, बीजेपी, पासवान साहब, मांझी साहब, पर अब तक सीटों का अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर पाए आप लोग? हमारा सक्षम नेतृत्व और अनुभवी नेतृत्व ये सारे वर्क कर चुके हैं। समय पर सबको पता चल जाएगा। पूरी तरह से सबके मन मिजाज में ये भाव है कि बिहार को फिर से बर्बाद नहीं होने देंगे और बिहारी को गाली नहीं बनने देंगे। इसलिए सब एकजुटता के साथ सामूहिक नेतृत्व मिलकर निर्णय लेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ये तय है कि जेडीयू बीजेपी से ज्यादा सीटें लड़ेगी, भले एक सीट ज्यादा लड़े? हमने कहा कि मेरा सामूहिक नेतृत्व, सक्षम नेतृत्व निर्णय करते हैं, कोई बिहार के नेता निर्णय नहीं करते हैं। अच्छा, क्या पवन सिंह जो बिहार भोजपुरी एक्टर हैं, क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके चुनावों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में जो सबका साथ सबका विकास का महामंत्र लेता है,
सेवा के भाव से काम करने का संकल्प लेता है, फिर वैसे लोगों को पार्टी अवसर भी देती है, बट और लोग फिर उस रास्ते पर अपनी ईमानदारी से काम भी करते हैं। अच्छा, आखिर में एक मुद्दा और, कितनी सीटें आएंगी, कितनी सीटें आएंगी आपकी? देखिए, एनडीए गठबंधन 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ेगा। बिहार की जनता कोई भी विकार में ग्रसित नहीं होगा और कोई माई बाप समीकरण काम नहीं आएगा। बिहार की जनता सम्मान और विकास के प्रति समर्पित होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा, 14 नवंबर को पता लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान यहाँ मौजूद है, सबने थोड़ी थोड़ी सांस ले ली है, टेम्परेचर हाई हो गया था यहाँ का। कुछ बोलना चाह रहे थे आप? जी बोलिए। नहीं, देखिए, राजद के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के प्रवक्ता, अभी वो कह रहे थे कि हम विकास की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, विकास आप देखना चाहते हैं, छोड़ दीजिए दूर की बात, पूरे बिहार की बात, जिस जगह पर अभी हम सब यहां मौजूद हैं और भाई तेजस्वी जी अभी हाल में कुछ दिन पहले सब परिवार आकर यहां रात के 2 बजे रील बना रहे थे, क्या ये 2005 के पहले बिहार में संभव था कि बिहार के किसी कोने में आकर रात में 2 बजे सब परिवार रील बना सकते थे? ये कौन किया? ये नीतीश कुमार जी। यहां पटना के पूरे कोने कोने से यहां सब परिवार आते हैं और परिवार के साथ चाय कॉफी चुस्की का आनंद लेते हैं। ये किसने किया? ये नीतीश कुमार जी का मॉडल है। तो नीतीश कुमार जी का विकास का मॉडल है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता विकास से प्रवचन दे रहे थे, भाई लंबे समय तक, एक मिनट ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। अरे सवाल जो किए हैं उसका जवाब हम दे देते हैं। नहीं, बिल्कुल। अरे यही वो मरीन ड्राइव है जहां अभी इनके भाजपा के एक जो मंत्री हैं उनको दौड़ा दौड़ा के जनता पीट रही थी। अरे इसी रोड पे, अरे यही इसी रोडवा से थोड़ा आगे ना, एक गाड़ी में एक बच्ची का बलात्कार करके उसका लाश मिला था, उसके छोटे भाई को भी। अरे यही वो सड़क है। देखिए, लगे चिल्लाने, पड़पड़ा गए। अरे सुनने की भी ताकत नहीं है आपको। देखिए, दोनों हाँफने लगे। देखिए, ये वही सड़कें हैं, ये वही जिला है, पहले निकल रही है कि नहीं निकल रही है? रात में आप जिस प्रकार से बीच की तरह चौपाटे की तरह आ रही है, तो नहीं कर रहे हैं क्या? ये गलत बयानी क्यों करती है बार बार? अरे अपने याद कीजिए, अपने क्षण को याद कीजिए। आप अपने क्षण को याद कर नहीं सकती है। सारिका जी, दिक्कत क्या है कि अपना कुछ है नहीं, आपके झोले में कुछ है नहीं, इंडी गठबंधन के झोले में कुछ नहीं है। मेरा 2 प्रश्न है। अरे सच तो इनको बर्दाश्त ही नहीं होता है। अरे 71,000 करोड़ का घोटाला, 71,000 करोड़ का घोटाला पे बोलो ना, क्या बोलोगे आप? 71,000 करोड़ में क्यों नहीं बोलते हैं आप? अरे आपके इंजीनियर के घर में ना 200 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। तब तक यहाँ माहौल को शांत करते हैं, सुनते हैं नेताओं ने क्या कहा चुनाव की तैयारियों को लेकर। इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और हर एक बिहारी सीएम होगा, यानी चेंज मेकर होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बदलाव की हवा बह रही है और तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कल भी उन्होंने एक पोस्ट किया था। बदलाव इनके घर में जरूर हो रहा है। एक पार्टी से 2 पार्टी बन गया इनके घर में, यहाँ बदलाव है। बदलाव इनके मानसिक संतुलन का है। जो इनके एलाइज पार्टी, जिसको इन्होंने युवराज को बना दिया प्रधानमंत्री का और उनको बना दिया जननायक, वो चिरोड़ी करते रह गए खुशामद, मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया। बदलाव ये है। जहां तक कसाई के श्राप ने कहीं गाय मरा है, नीतीश बाबू को ये शुरू से गाली दे रहे हैं। नीतीश बाबू गरीबों के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। नई सरकार भी बनेगी। अपने बाबूजी के विषय में क्या ख्याल है? सर, वो पार्टी चला रहे हैं, उनके विषय में क्या ख्याल है? क्या टारगेट है आप लोग का? कितनी सीटें आपको लगता है आप लोग जीतेंगे? अब तो मैदान बिल्कुल तैयार हो गया है। मैदान हमारा टारगेट फिक्स है 2025 225 सीटें जीतेंगे बिल्कुल। जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था बनाई है और 1990 से 2005 तक जो जंगल राज में बूथ लूट लिए जाते थे, मतदाताओं को धमकाया जाता था, रोका जाता था, वह
अब बिहार में नहीं हो पाएगा। आपके 2 चरण में चुनाव है, ये भी बेहतर है ताकि चौक 6 और 11 और 14 को वोटिंग की गिनती होगी, तो निश्चित तौर से और चौक चबंद करने की तैयारी की। और जिस तरह से SIR का एक मुद्दा बहुत मेजर रहा है और लगभग 50 लाख वोटर कट गए हैं, जिसमें 23 लाख महिलाएं कटी हैं, तो हम लोग को वक्त मिलेगा थोड़ा अलर्ट रहने का। सर समय कम मिला है, यदि देखा जाए तो आज 6 तारीख हो गया और पहला नामांकन 17 तारीख को। नहीं, देखिए समय जो भी है, हम लोग तो पिछले 3.5 साल से ये समय को बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब बिहार में चुनाव हो। और जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे 4 विधायक खरीदे थे, तो उसका जवाब हम कैसे 40 विधायक उनको हरा के दें। तो ये बेसब्री से वीआईपी पार्टी में भी और मेरे लाखों कार्यकर्ता ये समय का इंतजार कर रहे थे, और वो समय आ चुका है। और निश्चित तौर पे बिहार में खास करके जो निषाद समाज के साथ वीआईपी पार्टी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में किए, वो समय आ चुका है बदला लेने का। और इस बार जनता के साथ खड़ा रहकर 3.5 साल से तो जनता के बीच में ही है और हम तो काम ही कर रहे थे, तो हमारे लिए समय का कोई ये नहीं। हम पहले हमारी पूरी तैयारी है और इस बार मजबूती से हम लोग सरकार बनाएंगे। लेकिन आपका गठबंधन में सब ठीक है, सीट वगैरह तय हो गया है? सब ठीक है, कोई कहीं पे दिक्कत नहीं है। हम चाहते थे कि 60 सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन हमें जितना सीट कम कर सकते थे हमने कम कर दिया है और मैं उस से सहमत भी हूँ और कंफर्टेबल है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। और सीटों पर चुनाव लड़ेंगे वो कल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि गठबंधन के हमारे अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है, तो उस मंच से हम चाहेंगे कि घोषणा हो, जहां सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ रहे, इसकी चर्चा जो है आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम लोग देंगे। क्या हम माने कि जब आप गठबंधन की सीटों की घोषणा करेंगे तो सीएम और डिप्टी सीएम दोनों की भी घोषणा होगी? जी हाँ, बिल्कुल, सीएम और डिप्टी सीएम का दोनों का घोषणा आपके एक साथ में ही होना है। कांग्रेस से बात हो गई है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस अभी भी टाल मटोल में। नहीं, ऐसी नहीं है, बात है, सब हो चुका है, सेटल है। और नंबर के साथ साथ सीएम डिप्टी सीएम दोनों का घोषणा होगा। इस पीढ़ी को उतना अंदाजा नहीं होगा कि 2-2.5 दशक पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरह तबाह थी। जिस पेड़ की जड़ों में कीड़ा लग जाता है, उसको फिर से जीवित करना बहुत बड़ा पराक्रम होता है। आरजेडी के कुशासन ने बिहार की हालत उसी पेड़ की तरह कर दी थी। सौभाग्य से बिहार के लोगों ने नीतीश जी को सरकार का दायित्व सौंपा और हम भी सभी साक्षी हैं कि कैसे एनडीए की पूरी टीम मिलकर बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को फिर पटरी पर लाई। इस तारीख का हमें काफी लंबे समय से इंतजार था। 15 साल का लालू राबड़ी जी का राज और 20 साल का नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का राज, उसके बीच में चुनाव होगा और हम 200+ सीट जीतेंगे। चूंकि उनके पास वोट चोरी का इल्जाम लगाने के अलावा कोई नारा नहीं है। हम चुनाव आयोग ने वोट चोरी नहीं किया है, हमने उनके जनाधार को ही चुरा लिया है, इसलिए वो परेशान। पप्पू यादव जी साथ में जुड़ गए हैं, सांसद हैं। पप्पू जी, तारीखों का ऐलान हो गया है, माहौल पूरा गरमाया हुआ है और जो साफ दिखाई दे रहा है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चुनाव में क्या होने वाला है, खासकर वो जो बिहार के बाहर बैठ के देख रहा है। आपको क्या लगता है पप्पू यादव? एक बात समझिए भैया, एनडीटीवी की एक गरिमा होती है। आप लोग ऐसा, आप और अमित अवस्थी जी की, आप लोग की, बाबा की तो बहुत बड़ी गरिमा है। अब इतना नारी खोखी के तरह भैया, मुद्दे पर बात, आप जब कोई बात होती हो तो उसको पहले शुरू कीजिए भाई नरेंद्र मोदी जी से, विशेष राज से, विशेष पैकेज से, मोतिहारी के चीनी मिल से, नीतीश कुमार जी के केंद्रीय विश्वविद्यालय से, स्मार्ट सिटी एक भी नहीं दिया गया, एक भी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम नहीं बना, एक भी 6 लेन नहीं है, 3 करोड़ 84 लाख बाहर पलायन है, पूंजी निवेश नहीं हुआ। अब इनको ज्ञान दे दीजिए, जरा गूगल पर चेक कर ले, पर कैपिटा इनकम 33,000 रुपया सालाना है बिहार का। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब बिहार की स्थिति है। पप्पू यादव क्या चाहेंगे कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने? मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की नहीं, पप्पू यादव की राय। नहीं, पप्पू यादव के चाहने होने से कुछ नहीं होगा। हमारे नेता ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री और व्यक्ति मुद्दा नहीं है, मुद्दा है बिहार को बचाना, मुद्दा है
इस देश में बिहार के वोट अधिकार को बचाना और एनडीए जो आम आदमी और बिहारी पर हमला किया है उसकी रक्षा करना। हम मजबूती के साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। हमारा कोई विवाद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को लेके नहीं है, जनता तय करेगी और विधायक दल का नेता बना लेगा, मुख्यमंत्री कोई मुद्दा नहीं है। आपका स्पष्टता से साफ साफ जवाब ना देना ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। आपसे हम आगे बात करते रहेंगे, शुक्रिया। लेकिन मैं प्रभाकर आपको जोड़ना चाहूंगा, ये गोल गोल जवाब क्यों दे रहे हैं पप्पू यादव? जहाँ हर चीज में बोल लेते हैं, इस मामले में क्यों साफ साफ नहीं बोल पाते हैं? देखिए, इस मामले में पप्पू यादव भी नहीं बोलेंगे और ये भी नहीं बोलेंगे। क्यों? इसका कारण इनके बाकी जितने भी घटक दल हैं, चाहे इनके जितने और सहयोगी हैं, चाहे आप लेफ्ट की बात करें, मुकेश सहनी की बात करें, सबने तेजस्वी यादव का ऐलान कर दिया। इनको तो करना ही है, ये तो इनके तो नेता हैं, इनके तो नेता ही हैं। इनका जब तक सीटों की संख्या का मामला सेटल नहीं होता है तब तक ये अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। क्यों, क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी लड़ने वाली है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। 125 लड़े, 130 लड़े, अगर ये जितनी सीटें इनको मिल रही है सारे के सारे भी ये जीत जाए, उसके बाद भी मुख्यमंत्री इनका तो नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि ये 50-55 के आसपास होंगे। बिल्कुल। तो अगर महागठबंधन जीतता है तो तेजस्वी यादव स्वाभाविक मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। फिर अनाउंसमेंट करने में क्या दिक्कत है? क्या अगर उनको चेहरा बना देंगे तो बूमरैंग कर जाएगा? उनको मतलब कांग्रेस को सीटों का नंबर का बार्गेन करना है, तो वो नंबर ज्यादा से ज्यादा अपना चाहते हैं। इसके चलते अभी उनका नाम अनाउंस नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही इनका मामला सेटल होता है उसके बाद आप देखेंगे कांग्रेस के खेमे से आवाज उठने लगेगी कि तेजस्वी यादव इनके चेहरे। एक चीज और ऐड कर देता हूँ, हाँ, इससे तो एकदम सहमत, यही चीज हो रही है। एक और पेच फंसा है, जैसे मुकेश सहनी होंगे वो भी अदर बैकवर्ड से, अति पिछड़ा से डिप्टी सीएम, तो एक और 2 और डिप्टी सीएम की बात हो रही है। एक दलित डिप्टी सीएम की भी बात हो रही है, एक मुस्लिम फेस की भी बात हो रही है। क्योंकि गाहे बगाहे ये जरूर सवाल पूछा जा रहा है कांग्रेस से कि आपने जीप में तो मुकेश सहनी को खड़ा किया, आपने राम साहब को भी खड़ा किया, कोई मुस्लिम लीडर नहीं था वहाँ पे। तो आप ये जो कॉम्बिनेशन लेके चलना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इंतजार कीजिए, जल्द ही वो चेहरा भी 2 डिप्टी सीएम और एक चीज और ऋषि बाबू, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या किस बात का डर है? क्या आरजेडी के नेता को चेहरा बना के उतारा तो क्या बूमरैंग कर सकता है? क्या इसीलिए नाम अनाउंसमेंट नहीं कर रही है? नहीं, देखिए ये बात तो क्लियर है कि तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे। जैसे तो फिर जब ऑब्वियस है तो उसका अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रेशर पॉलिटिक्स किसका? कांग्रेस की तरफ से सीटों को लेकर कांग्रेस 70 मतलब कांग्रेस अपने दम पे लड़ सकती है। कांग्रेस अगर आरजेडी कह दे कि हम आपको 1 सीट नहीं देंगे तो लड़ लेगी कांग्रेस पार्टी। कितनी मजबूत है पार्टी, बताइए आप मुझे। एक राजेश राठौर जी माने या नहीं माने, तेजस्वी यादव कांग्रेस का साथ चाहते हैं लेकिन कांग्रेस का विस्तार नहीं चाहते हैं। हाँ। जैसे जिस दिन कांग्रेस का विस्तार होगा राजद का जो स्पेस है वो कम हो जाएगा। और सर ने बहुत अच्छी बात कही है, यदि मुकेश सहनी ईबीसी समाज से आने वाले व्यक्ति को आप डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं तो 17% और 5.5% रविदास जिससे राजेश राम आते हैं, यदि तेजस्वी यादव थोड़ा बड़ा दिल दिखाते हैं तो नो डाउट जो सामाजिक समीकरण है 32% से एक मैं आता हूँ संजीव जी आपके पास, तो कहीं ना कहीं उससे मजबूती मिलेगी गठबंधन। एक लाइन में सारिका जी की जरूरत, क्योंकि हम तेजस्वी का बातें कर रहे हो, यहाँ बैठी उनके प्रवक्ता है, उनके मौका नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? क्या दिक्कत है? आप लोग जब रात को सोते होंगे तो परेशान तो होते होंगे ना कि आज भी राहुल गांधी ने नहीं बोला, आज भी मुकेश सहनी ने अपना नाम ले लिया, आज भी दीपंकर बाबू नहीं बोल रहे हैं। नहीं, देखिए हम तो बिल्कुल परेशान नहीं है। पिछले विधानसभा में भी तेजस्वी यादव जी ही सीएम के फेस थे और 2025 के भी सीएम के फेस तेजस्वी यादव। यहाँ कोई इफ बट का सवाल नहीं है, हमारे तमाम गठबंधन है। तो किसी ने कहा क्या कि तेजस्वी यादव नहीं होंगे? ये नहीं ना कहा, इन्हें ने कहा कि नहीं होंगे, ये तो किसी ने नहीं कहा। जीतना पड़ेगा ना पहले। नहीं, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र देखिए अभी नहीं हम, अरे भाई हम बता रहे हैं ना, राठौर जी क्या बताएंगे चाहे मुकेश जी क्या बताएंगे, हमारे यहाँ तय है मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी हैं निश्चित रूप से। और ये जो बात कर रहे हैं कि मुकेश सहनी जी का पिछले बार भाजपा ने क्या हाल किया था सबको पता है, भाजपा किस तरीके से। मैं इसी टॉपिक पर रहेंगे। अजय जी, तेजस्वी यादव का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं आप? देखिए, हम लोग कोई सौदागर नहीं है, हम लोग सेवादार हैं। और पहले ही दिन जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी तो मीडिया की ओर से सवाल आया था साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका जवाब 100% तेजस्वी यादव ने स्वयं किया कि कहा कि मेरे घर की बात है, हम समय पे बात करेंगे। पहला लक्ष्य है कि हमें बिहार जीतना है, बिहार के युवाओं को जिताना है, महिलाओं। अभी लक्ष्य से भटक सकते हैं, अगर नाम अनाउंस करते तो भटक जाएंगे आप। नहीं, वो तेजस्वी यादव जी हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, हम उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और उन्होंने ही कहा
कि मुख्यमंत्री की बात हमारे ठीक घर है, संजीव जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हम ये कह रहे हैं कि ये लोग बात बोलते रहे, हम लोगों ने महिला और अति पिछड़ा उप मुख्यमंत्री पहले बना भी दिया, ये बिहार की जनता ने देखा है, ये देखा है ना वहाँ पे। दूसरी बात सुनिए, अति पिछड़ा का आरक्षण कौन दिया, आप सुनिए ना, अति पिछड़ा का आरक्षण कौन दिया? नीतीश जी ने दिया। अब माननीय नीतीश जी और माननीय कैलाशपति मिश्रा जी थे, तो माननीय कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री जी थे, उस समय भी अति पिछड़ा का दिया गया। ओबीसी कमीशन कौन बनाया? बीजेपी ने बनाया, एनडीए ने बनाया। तो ओबीसी और अति पिछड़ा का ठगने का काम आप बार बार करते हैं, जनता को मत ठगिए, सब समाज को, जनता को ठगना बंद कीजिए सारिका जी, अब नहीं चलने वाला है ये ठगबंधन का गठबंधन, नब्बे दिन नहीं चलने वाला है। जनता देख रही है कि कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार 27 महीने में किसने दिसंबर में बार बार कह रहे 2025 फिर से नीतीश, सब लोगों ने कहा है बनेंगे 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 बनेंगे, और बार बार कह रहे हैं आपका कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, अरे कर्पूरी ठाकुर कोई नहीं है, कोई नहीं है। 10 सेकेंड देखिए एक मिनट देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बिहार का खजाना लूटा, और राहुल गांधी जी तो गुजरी के लाल है, अति पिछड़ा का बेटा स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को तो बिहार की जनता ने जननायक कहा। राहुल गांधी जी अपने कार्यकर्ताओं से खुद को जननायक करा। समय की कमी है, आप तमाम लोगों का शुक्रिया, नाम ले पाऊंगा, समय बहुत कम रह गया क्योंकि अधिकतर समय निकल गया है, लेकिन बिहार में चुनाव का माहौल ऐसे ही रहने वाला है कम से कम 11 नवंबर तक। 11 नवंबर तक धन्यवाद, आगे बख्श होगा और अच्छा होगा, पूरा बिहार जनता का विश्वास आगे बढ़ाने का काम करेगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार शुक्रिया।